दोस्तों, आज हमारे साथ में खास तौर पर एक ऐसे शख्स, एक ऐसे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं जिस चीज को लेकर के शायद आपको और हमको बातें जरूर करनी चाहिए। यूक्रेन और रसिया के बीच में बहुत बड़ा विवाद और बहुत बड़ी तरीके की चीजें चल रही है, जिसको लेकर के पूरा विश्व उस तरफ नजर बनाए हुए है। और खास करके जब बात भारत की होगी और भारत के जब बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए थे और वहां पे जब बच्चों को परेशानियां आ रही थी उस वॉर को लेकर के, तो किन किन तरीके की चीजें हमें वहां देखने को मिली और किस तरीके से बच्चे वापस अपने वतन की तरफ आ पाए, क्या सरकार ने उनके लिए किया, क्या सरकार की खामियां रही, क्या उन बच्चों को किस तरीके की पीड़ा वहां पर झेलनी पड़ी, या फिर वह बच्चे वहां पे किस तरीके से इस वॉर के समय में भी अपना समय बिता रहे थे। इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षल थावड़े, जो दरअसल नागपुर के रहने वाले हैं और ये एमबीबीएस के छात्र हैं, सेकंड ईयर के छात्र हैं। हम इनसे जानेंगे सारी बातें, यूक्रेन में क्या कैसे चल रहा है, भारत के बच्चों के साथ क्या हो रहा है और वह किस तरीके से अपने वतन वापस आ पाए हैं। सबसे पहले हर्षल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी शुक्रिया। हर्षल, हम यह जानना चाहते हैं कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप क्या कर रहे थे, यूक्रेन में क्या कर रहे हैं दरअसल, और वहां पे क्या स्थिति है, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। जी जी, मैं वहाँ पे 1 साल से था करीब, और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था और मेरा सेकंड ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ था। जी और हमारी क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी। मैं वहाँ पे जी एमबीबीएस कर रहा था सेकंड ईयर में। जी। कौन से और कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे थे। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में। मेडिकल, या अ, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप भारत में किस तरीके से संबंध रखते हैं। भारत के आप विद्यार्थी हैं, भारत के रहने वाले हैं और आप यूक्रेन जी जाकर के पढ़ाई कर रहे थे, तो आप भारत के जी बारे में पहले कुछ बताएं, उसके बाद आगे की बात करें। जी, मैं तो ट्राई कर रहा था कि मेरा एडमिशन इंडिया में हो, लेकिन जब यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मैंने एक डिसाइड किया कि मैं 6 साल के लिए यूक्रेन जाना है, वहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट करना है और फिर वापस अपने कंट्री में आना है। जी। जी अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं हर्षल भाई, थोड़ा सा यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर चल रहा है और किस तरीके की चीजें आपको वहां पर हुई। हम सबसे पहले शुरुआत ही करना चाहते हैं कि जब आप लोगों को कब पता चला कि इन दोनों देश के बीच में वॉर होने वाला है या वॉर की शुरुआत हो चुकी लगभग दिसंबर के एंडिंग या जनवरी के स्टार्टिंग से ही वो हालात मालूम हो गए थे कि वहाँ पे रशिया ने बॉर्डर पे आके अपनी मिलिट्री ला के रखी है करके। है। जी पर यूनिवर्सिटी वालों ने जो है लास्ट के एंडिंग तक हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं की और उन्होंने कहा कि हमारा हाई ऑथराइजेशन के साथ कांटेक्ट है, ऐसा जी कुछ हुआ तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, तो आप इसके बारे में ना सोचे ज्यादा। जी। तो आपकी क्लासेस सारी ऑफलाइन हो रही थी। जी हाँ, 21st से मेरी क्लासेस सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ था और 23rd 21 ऑफ तक, और जनवरी 21st ऑफ फरवरी तब फरवरी है। वेकेशन चल रहा था विंटर का। हम्म। और 3 दिन क्लासेस ऑफलाइन चली, उसके बाद 24th को जब अटैक हुआ तब उन्हें ऑनलाइन करना पड़ा। अच्छा, तो अटैक होने के बाद भी कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस कर दिया लेकिन कॉलेज बंद नहीं हुए। नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए ऑनलाइन किया, और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए अब उन्होंने एक ब्रेक दिया है हमें कि सारे अच्छा बच्चे जब तक अपने घर नहीं पहुंच जाते तब तक 12 तारीख तक। अच्छा, आप ये बताएं, जब आप लोगों को हुआ कि अब ये दोनों देशों के बीच वॉर छिड़ चुका है, तो हम्म। आप लोगों के मन में सबसे पहले क्या आया, भारत वापसी या फिर उसी जगह पे रह करके चीजों को देखना और समझना। जब इतना हालात इतने बिगड़ गए थे तब हमने सोचा कि नहीं, अब यहाँ रुकना सही नहीं है, और सब बच्चे अगर जाएंगे यहाँ से तो यूनिवर्सिटी को तो क्लासेस ऑनलाइन करना पड़ेगा ही। जी। तब हमने निकलने का ट्राई किया, और कुछ ही दिन पहले, अटैक से कुछ दिन पहले मैंने अपनी टिकट करा ली थी इंडिया के लिए। अच्छा, लेकिन उसके बाद अटैक हुआ और एयरलाइंस बंद हो गए। तो जब अटैक हुआ उस समय आपने सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट के साथ में संबंध रखने के लिए या उनसे जानकारी पाने के लिए आपने सबसे पहले किनसे बात की। सबसे पहले तो मैंने अपने हॉस्टल मेंटर से बात की जब अटैक हुआ तब। जी तो उन्होंने कहा, पर हमें एक मेल आया था इंडियन एम्बेसी से कि जो 24 तारीख को जब अटैक हुआ था
जी कि अभी आप जहां पर भी हो 24 घंटे वहीं पे रहो, वहीं पे आप सेफ हो, बाहर निकलने की कोशिश मत करो। ट्रैवलिंग करने के लिए हम आपको अलाउ नहीं कर रहे एक दिन के लिए। जी तो इसीलिए तो एक दिन तो हम वहीं पे थे, और उसके जी। बाद हॉस्टल मेंटर से, यूनिवर्सिटी से हमें पता चला कि हमारे लिए बसेस अरेंज हो रही है और हमें पोलैंड बॉर्डर या रोमानिया बॉर्डर लेके जा रहे हैं। जी। तो मैं आपसे यह दरअसल जानना चाहता हूं कि जब आप बॉर्डर पे जा रहे थे, उस हम्म। समय जाने के लिए आपके पास में क्या सुविधा थी? क्या यूक्रेन की तरफ से कोई सुविधा प्रोवाइड कराया जा रहा था, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से, या फिर आपकी वो अपनी कोई सुविधा थी? नहीं, बॉर्डर तक जाने के लिए किसी ने कोई प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर से इंडियन एम्बेसी कांटेक्ट में थी, और फिर उस कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे लिए कुछ बसेस अरेंज की। उस बस से हमने फेयर भी दिया था बस का, अच्छा। और उससे हम बॉर्डर तक गए थे। अच्छा। अब आप ये बताएं कि जब आपने यूनिवर्सिटी से निकले थे और बॉर्डर पे गए थे, तो बॉर्डर के क्या हम्म। हालात थे, क्या थी वहां पे बात? अ, मैं तो रोमानिया बॉर्डर पे गया था, तो वहां उतनी भीड़ नहीं थी। जब मैं सुबह सुबह गया, मैं गया था 26 को, सुबह 6 बजे जी हम टर्नोपिल से निकले, और 12 बजे वहां पहुंचे। तो 6 किलोमीटर दूर एक लंबी लाइन थी गाड़ियों की। जी। फिर हमें वहां उतरना पड़ा, और फिर वहां से हम पैदल गए अपना लगेज लेके हम्म बॉर्डर तक। हम्म। वहां पे और क्या स्थिति थी? वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स को जाने के लिए इंडिया में क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ रही थी? किस तरीके की चीजें आ, लोगों के द्वारा कही जा रही वहां पे आपका जो ग्रुप है, उन सबका नाम, पासपोर्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सबसे एक लिस्ट बनाई जा रही थी, और फिर वहां अंदर दी जा रही थी, और उस हिसाब से बच्चों को निकाल रहे थे स्टार्टिंग में। लेकिन फिर उसके बाद इतनी अचानक से भीड़ होने लगी कि वो पॉसिबल नहीं था, और फिर एकदम अचानक सब लाइन में लग गए वहां पे बॉर्डर के। और हर 2 घंटे में गेट खुल रहा था, कुछ 50-60 बच्चे अंदर ले रहे थे वो। तो पर एक बार बाहर में जो है कितने बच्चे लगभग जाते थे? हर 2 घंटे में लगभग 50 से 60 बच्चे अंदर ले रहे थे, लेकिन बाहर तो 3-4 हजार स्टूडेंट हो चुके थे तब तक, रात तक। टोटल कितने बच्चे होंगे यूक्रेन में भारत के? लगभग 18 से 20 हजार। और 18 से बीस दिसंबर, हजार जी, और दिसंबर जनवरी में जो वेकेशन होता है कुछ 1-1.5 महीने का, जी विंटर का, तो उसमें जी से कुछ बच्चे वहां, लगभग 1-2 हजार बच्चे अपने इंडिया आए थे वेकेशन के लिए। जी। तो ऐसे सिचुएशन होने की वजह से फिर वो वापस नहीं आए यूक्रेन में। तो इस जी। वजह से लगभग 18 हजार बच्चे थे वहां पे, वरना और ज्यादा होते। ठीक है, और मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अभी आप यूक्रेन से अपने वतन भारत वापस आ चुके हैं। बहुत तरीके की बातें सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में, सरकार के विरोध में भी होती है। जी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहते देखिए, एक बार अगर बॉर्डर क्रॉस किया है, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही अपना रोल सही तरीके से निभाया है। बॉर्डर हैं? क्रॉस करने के बाद वहां पे बस है, बस से आपको एयरपोर्ट छोड़ा जाता है। एयरपोर्ट से उसके बाद आपको एयर इंडिया की फ्लाइट आती है दिल्ली तक। दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट खड़ी होती है, वो आपको वहाँ आपके सिटी तक फ्लाइट जाती है, या आप जा रहे थे उसके पास वाला एयरपोर्ट तक आपकी फ्लाइट टिकट करा के देते। मतलब घर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सरकार ने की है। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो दिक्कतें आ रही है बच्चों को, वो बहुत ज्यादा है। तो इस पे सेंट्रल मतलब आप गवर्नमेंट कहना ने चाह रहे हैं थोड़ा कि ध्यान दिया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एक्चुअली डूइंग गुड वर्क, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले यूक्रेन में आप लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है? जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी यूक्रेन में नहीं आ सकती है। जी। कुछ बच्चे क्यू में फंसे हुए हैं, उनके लिए ट्रेन में जगह नहीं हो रही है, बसेस नहीं मिल रहे ठीक से। तो अच्छा। उसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो गवर्नमेंट ने किया है उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जी। आप लोगों का खाने पीने का क्या कैसे रहता था जब वॉर छिड़ चुका था? उस समय फिर आप लोगों को खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, रहने की क्या व्यवस्था थी, जब तक आप बॉर्डर पे नहीं पहुंचे? बॉर्डर तक नहीं पहुंचे तब तक हमारे पास तो खाने के लिए सामान था। हम हॉस्टल में खुद खाना बनाते थे, तो जी इसलिए इसकी वजह से 1-2 दिन हमें उतनी परेशानी नहीं गई। जी। उसके बाद एक दिन 24th को दुकानें खुली थी,
अच्छा 23 के रात को जब वॉर हुआ, 24 स्टार्ट हो गया था 12 के बाद होने की वजह से। जी तो हमने जाके वहां से कुछ सामान लेके आए थे, जी पैकेट फूड, और फिर जब बॉर्डर क्रॉस करते वक्त एक बैग में 3 लोग मिलके एक बैग ही लेके गए थे पैकेट फूड का। जी और उसके अलावा भी बॉर्डर पे कुछ यूक्रेनियन लोग फूड प्रोवाइड कर रहे थे। मुझे लगता है शायद वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से होगा, या एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहां पे फूड प्रोवाइड किया जा रहा था। जब आप यूक्रेन में थे उस हम्म। समय यूक्रेन के जो सोल्जर या यूक्रेन निवासी लोग जो थे वह हम्म। भारत के बारे में आप लोगों से क्या कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ उनके तरफ आ, से आपके लिए कोई बातें भारत के वहां लिए? पर तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे जी तब एक लेडी जो है हमें बार बार धक्का दे रही थी। वो कह रही थी कि आपके और रशिया के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, अगर जी कुछ हुआ भी तो रशिया आपको कुछ नहीं करेगा, तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी दो, हमें पहले जाने दो, अच्छा बॉर्डर क्रॉस करने दो। अच्छा। तो इट मीन्स यूक्रेन के जो लोग हैं वो लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके कहीं और जा रहे हैं? जी हाँ, वो जो लंबी लाइन है, जैसे पोलैंड में 30 to 35 किलोमीटर दूर गाड़ियों की लाइन है, वो सारी गाड़ियां यूक्रेनियंस की है, अच्छा क्योंकि अपने साथ वो अपनी पूरी फैमिली और कुछ सामान लेके बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा। मैं एक वीडियो यहाँ पे चलाना चाहता हूँ, ये वीडियो देखने के ओके। बाद हम लोग समझेंगे कि ये क्या चीज है। ओके। ये जो इतनी आ, भीड़ यहाँ पर दिख रही थी, ये हाँ। भीड़ क्या है? सारे स्टूडेंट्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बॉर्डर के पास की जो है ये भीड़ है। हर कोई तो स्टूडेंट इतनी बॉर्डर पास करना चाहता है, लेकिन वो तो हर 2 घंटे में 50 बच्चों को खाली अंदर ले रहे हैं, और बाहर तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से तो वो दीज इतनी ऑल सारी आर भीड़ हो गई। दीज ऑल आर द इंडियन स्टूडेंट्स? इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल एज नाइजेरियन स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके। एक वीडियो में और ऐड ऑन करता हूँ इसमें। ये पहले देखते हैं अपने लोग इस वीडियो को, एंड आई वांट ऑल द ऑडियंस इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या चल रहा है यूक्रेन में, किस तरीके की चीजें वहां पे घटित हो रही है। फिर से देखते हैं। Calm down, calm down, calm down, calm down. ये ये जो वीडियो भीड़ जो है है वो, हर्षल, जी, यस, ये क्या बता रहा है? ये जो वीडियो है ये रोमानिया बॉर्डर की है। अच्छा। हर कोई चाहता है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जाए, इस वजह से बहुत सारी भीड़ हो गई थी वहां पे। हम्म। और थोड़ा सा प्रोसेस वहां पे स्लो है, लैक ऑफ बसेस की वजह से। वहां पे शेल्टर भी है, लेकिन शेल्टर में भी इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। डिफिकल्ट है, राइट। और एयर इंडिया की फ्लाइट जो आ रही है, तो उससे हर रोज लगभग वहां से, जैसे रोमानिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 800 बच्चे, सुबह एक फ्लाइट और शाम को एक फ्लाइट, जी। 800 बच्चे इवैक्यूएट हो रहे हैं। 800? और हाँ, और एक बस जो है वो वहां से आपको बॉर्डर से एयरपोर्ट तक लेके जाती है और फिर वापस आती है। तो इस वो जो ट्रैवलिंग टाइम है एयरपोर्ट का, वो 8 घंटे का है। तो एक बस 8 घंटे जाती है, 8 घंटे वापस आती है, बीच में थोड़ा प्रोसेसिंग, ऐसे एक बस को जाकर वापस आने में 18 घंटे लगते हैं। और ऐसे उनके पास कुछ कुछ ही बसेस है, तो इस रेशियो के हिसाब से हर 2 घंटे में एक बस अवेलेबल हो रही है। हर 2 घंटे में एक बस इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन एम्बेसी का वहां पे अवेलेबल है। और हाँ। एक बस में कितने बच्चे को लेकर जाते हैं? 50 स्टूडेंट्स को, 50 50। स्टूडेंट्स को। तो और एक बस को वापस लौट के आने में 18 घंटे जैसे लगते हैं। हाँ। ओके। तो आप इसमें इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हो? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से टू इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज करना चाहिए। हम्म। जैसे मैं रोमानिया बॉर्डर से आया, तो मुझे वहां के बॉर्डर को देख के मुझे ये लगा, बाकी बॉर्डर का एग्जैक्ट मुझे नॉलेज नहीं है, पर पोलैंड बॉर्डर में और देर लग रही है, तो शायद उसमें भी ऐसे ही कुछ दिक्कत होगी, कुछ कमी होगी। अच्छा। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं हर्षल, कि अगर सरकार ऑलरेडी आप लोगों को इवैक्यूएट, आप लोगों को निकालने का काम कर रही है, तो हम्म। जो इंडिया में डिजिटल मीडिया को लेकर के जो इतना प्रचलन बढ़ा है,
तो डिजिटल हाँ। मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक चीजें बहुत बढ़ चढ़ करके आ रही है कि हम्म। जो बच्चे भारत से यूक्रेन पढ़ने के लिए या किसी और देश में पढ़ने के लिए चले गए हैं, हाँ। उनको अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। इसको लेकर के क्या आपके दिमाग में कभी कोई चीज हिट करता हो? जी, हम तो यूक्रेन में 6 साल पढ़ने के लिए गए थे, एमबीबीएस का पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद तो हम इंडिया लौटने वाले थे। हम जो जी अपनी एक डॉक्टर की सर्विस देना चाहते थे, वो तो एक इंडियन लोगों को देना चाहते थे। जी और दूसरे कंट्री में जाके पढ़ना मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गुनाह है। अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखा जाए तो महात्मा गांधी लंदन में पढ़े थे। जी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, न्यूयॉर्क में, कोलंबिया में पढ़े थे। जी क्या उन्हें अपने देश से प्यार नहीं था? वो वहाँ पे पढ़ के अपने कंट्री में आए हैं और उन्होंने तो राइट। अपने कंट्री के लिए ही कंट्रीब्यूट किया है। तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि जो अभी के समय में ट्रोल है या फिर डिजिटल मीडिया में जो काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग आईटी सेल्स में, क्या जी। वो अगर आप लोगों के नेशनलिज्म, आप लोगों के पैट्रियोटिज्म पे अगर सवाल उठाते हैं, तो आप उनको हुँ। किस तरीके से जवाब देना चाहते हैं? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते जी, ऐसा ये सच नहीं है कि हमें अपने देश से प्यार है, प्यार नहीं है। हैं? जी हमें अपने कंट्री से प्यार है, इसलिए हम 6 साल बाद वहाँ से पढ़ाई करके वापस आने वाले थे। हमने तो जी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कंट्री को दी थी जब पढ़ाई की बात हो रही थी। जी जब यहाँ पे जो बजट है एमबीबीएस का, प्राइवेट कॉलेज का, वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह जी। से हमें वहाँ पे जाना पड़ा। तो क्या आप यह भी कहना चाह रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव की जरूरत है? जी, जो कॉलेज फीस है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अब कुछ लोगों के अंदर में ये भी मान्यता रहती है कि जो इंसान यूक्रेन में जाकर के पढ़ सकता है या फिर वह हुँ, अब्रॉड में किसी दूसरे कॉलेजेस में जाके पढ़ सकता है, वो अगर हुँ, इंडियन इंडियन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अलग अलग इंस्टीट्यूट के फीस को लेकर के उसको दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं हुँ, उसको भारत देश से ही दिक्कत है, इसलिए वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो क्या आपको लगता हुँ। है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फीस स्ट्रक्चर और अब्रॉड का फीस स्ट्रक्चर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है? आसमान ज़मीन-आसमान का अंतर तो है ही, क्योंकि वहाँ पे जो 6 साल का कॉलेज फीस है, वो इंडिया में उसका फर्स्ट ईयर का कॉलेज फीस उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। जी हुँ। तो ये दिक्कत है। और मतलब वहाँ पे आप, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो लोन लेके वहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। जी जी तो जी वो जी बच्चा इंडिया में तो नहीं पढ़ सकता, इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकता है। जी। हर्षल, जब आप यूक्रेन में थे और वॉर छिड़ चुकी थी, उस हुँ। समय आप अपने परिवार से कैसे संपर्क स्थापित कर रहे थे? मैं उनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात करता था, लेकिन क्योंकि मैं अपने घरवालों को उतना परेशान नहीं करना चाहता था, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने की वजह से, तो मैं जी उनको यही बताता था कि हमारी सिटी काफ़ी सेफ है, जी हमारे सिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ 25th को शाम को एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था कि जो आज एक्सपेक्टेड वार होने की सिटीज़ है, उसमें हमारी सिटी का नाम था। और उस अच्छा। दिन हमें रात भर हॉस्टल के बंकर में रखा गया था, हॉस्टल के बेसमेंट में। जी। और हमारे रूम के लाइट्स और ऑफ करने के लिए लगाए थे और पर्दे लगाने के लिए बोले थे। कभी भी आपको क्या ऐसा एहसास हुआ था यूक्रेन में रह करके हुँ, कि खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जहां पर आप रह रहे हो हुँ। और आपके परिवार वाले आपसे कुछ पूछ रहे हो, तो आप बताने में उनसे डर रहे हो कि अगर उनको बताएंगे तो वो और डर जाएंगे? जी, जिस दिन वॉर हुआ मेरे 2 दोस्त टर्नोपिल से कीव के लिए गए थे 23rd की रात को, 24th को उनकी फ्लाइट थी। जी जब कीव में बमबारी हुई और जब वो मैसेज सर्कुलेट हुआ जैसा मैंने बताया, टर्नोपिल आज एक्सपेक्टेड है, ये जी मैंने घरवालों से छुपाया, ये मैं बता नहीं सकता था घरवालों को कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। मैंने उनको दूसरे दिन जब बसेस का बोला था मेंटर ने, तब उनको यही बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए बस प्रोवाइड की है, अब हम जल्द ही दूसरे देश जा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। जी। घरवालों को पूरी सच्चाई हम नहीं बता सकते थे चाह कर भी। और वैसे उसके अलावा मैंने एक दोस्त के साथ मैं टच में था, मेरे इंडिया का दोस्त, उसको जी। मैं हर चीज़ बता रहा था जो सच है वो। आपके कितने फ्रेंड्स इंडिया के आपके कांटेक्ट में यूक्रेन में थे?
इंडिया के कांटेक्ट के। इंडिया के रहने वाले कितने दोस्त यूक्रेन में थे जो आपके कांटेक्ट में थे? यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है मेरे, उसमें से मेरे काफी दोस्त हैं। सेकंड ईयर सीनियर्स ऐसे लगभग 400 स्टूडेंट्स मेरे पहचान के थे जो क्या वो सारे यूक्रेन में। अपने वतन, अपने भारत, अब हम लोगों का भारत, अपना भारत वापस आ गए? उसमें से मुझे लगता है आधे स्टूडेंट्स भी नहीं आए हैं, लगभग 100 स्टूडेंट्स ही आए हैं आज अभी तक। और तो जो जब आप मेरा लोग ग्रुप था, हॉस्टल से हम गए थे 2 बसेस करके, तो उसमें से आज काफी स्टूडेंट्स आया पहुंचे, लेकिन कल जी, तक मुझे लगता है कि हम 4 से 5 ही स्टूडेंट्स थे हमारे ग्रुप के जो इंडिया पहुंच गए थे। अच्छा। उनसे जब बात हो रही है अभी यूक्रेन के बारे में, क्योंकि आपकी अक्सर उनसे बात तो हो ही रही होगी, तो वो क्या जी। बता रहे हैं? क्या वो डरे हुए हैं? आ, उसमें से मोस्टली सभी ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, तो इस वजह से उनमें से कोई उतना डरा हुआ नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिए तो उसके बाद तो एम्बेसी आपकी टेक केयर कर रही है, जी, तो उतना डर का माहौल नहीं है। उतना डर का पर माहौल नहीं जो स्टूडेंट्स अभी तक बॉर्डर क्रॉस नहीं किया उन्होंने, वो काफी डरे हुए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल आए थे, बहुत सारे है। जी, दोस्तों के, जो उन्होंने जी। बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। वो मुझे वो पोलैंड बॉर्डर में फंसे थे, तो वो मुझे रोमानिया बॉर्डर के बारे में पूछ रहे थे कि वहां पे सिचुएशन कैसी है, भीड़ कितनी है। आपको यूक्रेन में रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। जी। आप यूक्रेन को और भारत को, दोनों को अपने अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? ये, इंडिया तो मेरा देश है, मैं 20 साल में बाहर रहा हूँ, और यूक्रेन तो मैं सिर्फ 1 ही साल रहा हूँ। जी, कुछ चीजें हैं जो सिमिलर है, कुछ चीजें जो है वो यूक्रेन से सीखने लायक है, तो कुछ बहुत सारी चीजें इंडिया से सीखने लायक है यूक्रेन के लिए। जी, लेकिन जब भी कोई वॉर की बात होती है तो इंडिया जो है एक सहिष्णुता का देश है, वो कभी भी नहीं चाहता कि वॉर हो। जी, तो यूक्रेन शायद उसमें शायद कभी कहीं ना कहीं पीछे पड़ा है, मतलब पीछे रह गया है थोड़ा। जी, 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 क्योंकि ये पिछले 1 डेढ़ महीने से वो रशियन आर्मी उनके बॉर्डर पे आके रही थी, और यूक्रेन को तो सिर्फ डिफेंड करना है खुद को, पर यूक्रेन जी। वहां पे फेल हुआ है खुद को डिफेंड करने के लिए। और मैं ये उन्होंने जानना ऐसा चाहता हूँ। सिचुएशन जी, ऐसा सिचुएशन जब था तो उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पहले निकालना चाहिए था, इवैक्यूएट करना चाहिए था। पर जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन की ऐसी सोच होगी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब तक है हमारे कंट्री में, रशिया इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं रशिया हम तक हमें हमारे ऊपर तब तक अटैक नहीं करेगा, शायद ये सोच रही होगी। जब आप लोग बंकर में रह रहे थे और अपने दोस्तों के साथ में थे या फिर अपने हॉस्टल में थे, तो जी। आप लोग यूक्रेन, रशिया, इंडिया के बारे में जिक्र जरूर करते होंगे। आप जी। लोगों की बातचीत जरूर होती होगी। उस हम्म, समय क्या हम्म, आपके दिमाग में कभी भी ऐसी बातें आई कि अभी हम अपने भारत वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद हम्म। हमारी पढ़ाई का क्या होगा? जी बिल्कुल, हमें अपने करियर की चिंता हो रही थी। 1 साल से यूक्रेन में रहने के बाद थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो लगाव हो गया था यूक्रेन से। तो ये लग रहा था कि रशिया इतना बड़ा है तो यूक्रेन पे क्यों अटैक कर रहा है। यूक्रेन तो एक छोटा सा देश है, अपने इंडिया के 2 स्टेट जितना देश है। जी, और हम ये सोच रहे थे कि हमारा सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, आगे हमारा क्या होगा, क्या इंडियन कॉलेज में हमें जगह मिलेगी, या हम सितंबर में वापस हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, या हमारा पूरा एमबीबीएस ऑनलाइन जाएगा। जी, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे। जी। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, या फिर आप यूं कह लें कि जैसे अभी आप इंडिया आ गए वापस, क्या आपके गार्डियन आपको ऐसा कह रहे हो कि नहीं, अब यूक्रेन वापस नहीं जाना है, अब जो पढ़ाई करनी हो यही करनी जी हाँ, कुछ गार्डियंस तो बोलते हैं कि उतने दूर क्यों गए थे तुम पढ़ने, यही पढ़ लेते। कुछ है? जी, बोलते हैं कि अभी 1 साल जाना ही नहीं है, 1 साल उनको बोलो यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन करने के लिए। जी, तो मैंने उन्हें समझाया कि मई एंडिंग तक तो मेरा ऑनलाइन है ही है, 3rd सेमेस्टर। जून जुलाई अगस्त वहाँ का वेकेशन होता है, सितंबर में मुझे यूनिवर्सिटी बुला रही है डायरेक्टली। और जी। तभी भी अगर हालात खराब नहीं रहे, खराब रहे, सिचुएशन अच्छी नहीं हुई, तो और भी ऑनलाइन हो सकता है। आप लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट को क्या सुझाव, क्या बोलना चाहते हो कि आ, अपने जो आपके दोस्त लोग वहां पर हैं, या फिर उन्होंने, उनको क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी वहां से निकल सकें?
जो इवैक्यूएशन का रेट है वो काफी कम है, तो वो बढ़ाना चाहिए। जैसे बोल रहे गवर्नमेंट की हम एयरफोर्स के कुछ फ्लाइट भेज रहे, तो वो कब भेजेंगे? मतलब अभी भेजना चाहिए उन्होंने। और जो बॉर्डर क्रॉस करने के वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को, मतलब उतनी ठंडी में आपको आपका सामान उतना लेके खड़े रहना पड़ रहा है, खाने के प्रॉब्लम हो रहा है, पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को हाइपोथर्मिया हो रहा है। तो ये सब जो है वहां पे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, इवैक्यूएशन का रेट बढ़ाना चाहिए, नंबर ऑफ बसेस बढ़ानी चाहिए। जी क्योंकि इस रेट से अगर इवैक्यूएशन करते रहे तो लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे, और 4-5 दिन तो हो चुके हैं ऑलरेडी। जी। और तो आपको आधे लगता से है कि सरकार को इवैक्यूएशन रेट बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर के सभी बच्चे वहां से जल्द निकल पाएंगे, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाएगा। जी हर्षल, लास्ट में मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि एक हमारे भारत के ही छात्र ने अपनी जान वहां पर गंवा दी। जी हाँ। क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, या फिर क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए था कि वो भी निकल पाते हमारे अपने देश के लिए? अगर इंडियन गवर्नमेंट का रोल रहा तो बिल्कुल। जब वो वॉर का सिचुएशन था, तब अमेरिका ने एक नोटिस जारी किया था अपने अमेरिकन सिटीजन्स के लिए कि अभी के अभी आप इमीडिएटली यूक्रेन छोड़ो। जी तो उस तरीके से इंडियन एम्बेसी कहीं ना कहीं उतनी एक्टिव नहीं रही। जब वॉर का सिचुएशन आया तो एम्बेसी ने पूरा प्रेशर बनाना चाहिए था यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किसी भी हालत में अपनी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन करो, और हमें अपने बच्चों को इवैक्यूएट करना है, हमें अपने बच्चों को बोलना है कि आप वहां से निकलो। तो शायद अगर वो करती तो वो आज जिंदा होता हमारे बीच। मतलब आपको दुख जरूर है, वैसे तो पूरे जी भारत को ही दुख है, लेकिन आपको दुख है कि आपका एक साथी यूक्रेन से जी हाँ। अपने वतन भारत वापस नहीं आ सका। जी ठीक है हर्षल, हम लोग फिर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपसे फिर से जुड़ने का। आपके और भी दोस्त जब आएंगे वहां से, तो और भी आपको कोई जानकारी कभी भी मिले तो आप बेहिचक मुझे कॉल करें। हम लोग आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि हमारी सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी, सभी लोग जो यूक्रेन में रह रहे हैं वह जी ससुरक्षित अपने वतन वापस आ सके। बहुत जी बहुत धन्यवाद हर्षल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू।